दोस्तों, अब नेपाल ने भी मालदीव वाली हरकतें करना शुरू कर दिया है और भारत द्वारा इतनी ज्यादा मदद पाने के बावजूद भी नेपाल भारत को औकात दिखा रहा है और उनकी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। दरअसल हाल ही में चीन के द्वारा साउथ एशिया में एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई, जहां से भारत के लिए चौंकाने वाली कई खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि हाल ही में नेपाल में केपी शर्मा की नई सरकार बनी है और यह सरकार में आते ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोज्जू वाली हरकतें भारत के साथ कर रहे हैं। लेकिन शायद नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर भी यह बात भूल चुके हैं कि भारत से पंगा लेने का अंजाम इन पर किस तरीके से भारी पड़ सकता है। दरअसल यह जो साउथ एशिया की मीटिंग कंडक्ट कराई गई, यह चीन में कराई गई, जबकि देखा जाए तो चीन साउथ एशिया का कंट्री है ही नहीं। और इतना ही नहीं, बल्कि नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा था, जबकि हमारा भारत, जो कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश है, इसे शामिल ही नहीं किया गया, ताकि यह देश मिलकर आपस में भारत के खिलाफ खिचड़ी पका सके। और इस मीटिंग के दौरान नेपाल ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कई फैसले लिए हैं। लेकिन शायद नेपाल ये भूल चुका है कि भारत के बिना उसका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि नेपाल आर्थिक मदद से लेकर खाने पीने की वस्तुएं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए भारत पर ही निर्भर है। आखिर नेपाल ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कौन से फैसले लिए हैं और भारत से पंगा लेने का अंजाम किस तरह से भारी पड़ सकता है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल ध्यान दिया जाए तो पिछले कई सालों से भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं और जिनके साथ भारत के रिलेशन ठीक ठाक है, फिर चाहे वह भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश हो या फिर नेपाल और मालदीव ही क्यों ना हो, इन सभी देशों को चीन अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रहा है। इन्हें अपने कंट्रोल में लेकर इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाह रहा है, जिसका सबसे बड़ा नमूना हम लोगों ने कुछ महीने पहले देखा, जिसमें मालदीव को चीन ने अपने कंट्रोल में करने की भरपूर कोशिश की। हालांकि काफी हद तक चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कई कारनामे कर चुका था, लेकिन जब हाल ही में चीन ने मालदीव को धोखा दे दिया, तो उसके बाद मोहित जोजी अपना बोरिया बिस्तर लेकर भारत के पास आ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ देखते हुए भी नेपाल की आंखें नहीं भरी, और इसी महीने में जब नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वे चीन की ओर तेजी के साथ झुकते जा रहे हैं और भारत से दूरियां बनाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन शायद नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर भारत के विरोध में इतने ज्यादा अंधे हैं कि वे यह बात भी सोचना भूल गए कि भारत से पंगा लेकर चीन के साथ हाथ मिलाना उन पर किस तरीके से भारी पड़ सकता है। जबकि देखा जाए तो आज से कुछ साल पहले ही नेपाल भी एक बार चीन के जाल में फंस चुका था, जिसमें नेपाल के हाथों से पोखरा एयरपोर्ट जाने वाला था। लेकिन चीन को लगा कि भारत के रहते हुए इस एयरपोर्ट पर वह कब्जा नहीं पा सकता है, तो वह उसके कंस्ट्रक्शन का काम बीच में ही छोड़कर चला गया। इसके बाद भारत की अडानी ग्रुप ने उसके डेवलपमेंट को पूरा करने और संचालित करने का जिम्मा लिया, जिससे नेपाल दोबारा से ऊपर उठ रहा है। लेकिन ऊपर उठते उठते नेपाल के पंखों में दोबारा कुछ ज्यादा ही जान आ गई है और वह उड़ती चिड़िया की तरह दोबारा से फुदकना शुरू कर दिया। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर नेपाल ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कौन सा फैसला लिया और इसमें भारत के लिए हैरान करने वाली बात कौन सी है। देखिए, नेपाल में इस बार सत्ता का उलटफेर हुआ है, जिसमें केपी शर्मा नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इनका झुकाव चीन की ओर ज्यादा है। इसलिए जब हाल ही में चीन में साउथ एशिया देश की मीटिंग करवाई गई, तो उसमें नेपाल के साथ साथ भारत के अन्य पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अन्य देश को इसमें न्योता दिया गया और यह लोग इसमें शामिल हुए, जबकि भारत को इसमें न्योता नहीं दिया गया और भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। आपको बता दें कि सबसे पहले इस तरीके की मीटिंग चीन के द्वारा साल 2018 में कंडक्ट कराई गई थी, और इस बार वाली जो साउथ एशिया की मीटिंग हुई है, ये 5वीं बार चीन ने कंडक्ट कराया है, जिसमें 23 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक, यानी कि लगभग 5 दिनों तक इन देशों ने अपनी स्ट्रेटेजिक फैसले को एक दूसरे से साझा किया और इसमें भारत के खिलाफ खिचड़ी पकाई गई।
इस तरीके की मीटिंग करने की साल 2018 में जब शुरुआत हुई तो इसका यही मकसद ही था कि भारत के इन पड़ोसी देशों के साथ चीन अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ा सके और ऐसे इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि इन सारे देशों को चीन के साथ आपस में कनेक्ट करता रहे, जिससे इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से चीन अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन देशों से बढ़ाना चाहता है, ताकि भारत का जो इन पड़ोसी देशों में वर्चस्व है वह पूरी तरह से खत्म हो सके और इन सभी छोटे छोटे देश को चीन अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। और चीन ने इसके बाद श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत लोन बांटना शुरू किया और इसी की चपेट में श्रीलंका और नेपाल सबसे पहले आए थे और श्रीलंका का लोन नहीं चुका पाया। तो उसके बाद श्रीलंका को यह बात समझ आई कि चीन ने इनको अपने जाल में पूरी तरह कैसे फंसा लिया है, लेकिन जब यह बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह 99 सालों के लिए लीज पर देना पड़ा। हालांकि श्रीलंका इन सब के बाद तो सुधर गया, लेकिन नेपाल एक बार चीन से धोखा पाने के बावजूद भी दोबारा भारत से दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और इस बार जैसे ही चीन के साथ नेपाल की मीटिंग शुरू हुई, उसी दिन कुछ घंटे बाद एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने एक बार फिर से भारत और नेपाल के बॉर्डर शो को लेकर मुद्दा उठाया है। यानी कि जब नेपाल को चीन का साथ मिल रहा है तो उन्होंने एक बार फिर से लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा मुद्दे को गर्म करना शुरू कर दिया है। और भारत के इस बॉर्डर इश्यू के बारे में उन्होंने कोई छोटी मोटी जगह नहीं बल्कि खुद पार्लियामेंट के सामने इस मुद्दे को पेश कर दिया है। और नेपाल ने कह दिया है कि यह जो तीनों ट्रेड ट्रीज है यह भारत की नहीं बल्कि नेपाल की खुद की है। यानी कि देखा जाए तो चीन का साथ मिलते ही इनके द्वारा भारत पर सीधी उंगली उठाई जा रही है। हालांकि इसके पहले नेपाल की जो पुरानी सरकार थी उसके साथ भारत और नेपाल के रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे थे और भारत नेपाल के बीच जो ज्यादातर उलझनें थीं वह खत्म हो रही थी। लेकिन इन्होंने फिर से भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस समय शायद नेपाल भूल चुका है कि वह भारत पर व्यापार, ट्रांसपोर्टर, एशियन और एनर्जी सेक्टर पर कहीं ज्यादा निर्भर है। यानी कि भारत की तरफ से कोई भी एक्शन लिया जाता है तो नेपाल एक झटके में बर्बाद हो सकता है। यहां तक कि चावल, दाल, चीनी और गेहूं जैसे जो ज्यादातर फूड प्रोडक्ट है वह भारत के द्वारा ही नेपाल में भेजा जाता है। और यह बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल ज्यादातर दवाइयां भी भारत से ही खरीदता है। यहां तक कि मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से लेकर ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां भारत से नेपाल में एक्सपोर्ट की जाती है। और नेपाल हर साल लगभग $6 बिलियन के सामान को भारत से खरीदता है, जबकि भारत की नेपाल पर निर्भरता लगभग बहुत ही कम है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि नेपाल इतना सब कुछ जानते हुए भी वह भारत को छोड़कर चीन की गोद में क्यों बैठ रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।